Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your physics teacher वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने सेकेंड ईयर स्टार्ट करनी है। पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13, थर्मल फिजिक्स। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपने डेली लाइफ में की होगी। लाइक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि चाय का कप टेबल पे पड़ा हुआ क्यों ठंडा हो जाता है आफ्टर सम टाइम। फिर गर्मियों में हमें पसीना क्यों आता है। फिर हम जब खाना कुक करते हैं तो वो हम मेटल के बर्तनों में ही क्यों करते हैं। और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर, फिर एसी, ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फिर जो रेलवे लाइन जो बनाई जाती है उनमें हम गैप्स रखते हैं और उन गैप्स की क्या वजह है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको इनके आंसर्स मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। हम इनको ज़रा डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मल फिजिक्स से। थर्मल फिजिक्स क्या है? थर्म का मतलब होता है हीट। क्या होता है जी? हीट मीन्स के ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें आप हीट को स्टडी कर रहे होते हैं। हीट को स्टडी करते हैं आप, टेम्परेचर को स्टडी करते हैं आप, थर्मल एनर्जी को स्टडी कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आप इनके फ्लो को भी स्टडी करते हैं कि कैसे हीट फ्लो होती है। आप हीट जिस तरह से फ्लो होती है उसके मेथड्स होते हैं उनको आप डील करते हैं। आप थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को स्टडी कर रहे होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ थर्मल फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। एंड फॉर एग्जांपल के हम खाना कुक करने में भी हम थर्मल फिजिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। फिर एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक आयरन, फिर वाटर हीटर, कार इंजन, थर्मस फ्लास्क एंड फोरकास्टिंग। तो हमें कैसे पता चल जाता है कि मौसम कैसा रहेगा? तो वो भी हमें थर्मल फिजिक्स से ही हम आइडिया लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट जो है वो इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट की। हीट बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो कि फ्लो करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट फ्लो करेगी। कहाँ पर बेटा? जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा। फॉर एग्जांपल एक रोड कंसिडर करें आप। इस रोड को जहाँ पे मैं हीटअप करूँगा, इस पॉइंट पे मैं हीटअप करता हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा। तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और आफ्टर सम टाइम मैं फील भी करूँगा हीट को। अब ये कैसे फ्लो होती है ये हम बाद में देखेंगे, इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म होगा। इसके अलावा बेटा आपने ये यूनिट याद रखना है, हीट क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है। और आप हीट एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, ये हमेशा फ्लो स्टेट में रहेगी। इसको फ्लो करवाया जा सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब आ जाते हैं मेथड ऑफ हीट फ्लो। देयर आर थ्री मेथड: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में हीट फ्लो होगी लेकिन मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होंगे। विदाउट ट्रांसफर ऑफ अ मॉलिक्यूल हीट फ्लो। और इस प्रोसेस को हम, इस मेथड को हम कहेंगे कंडक्शन। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक रोड है और हमें पता है कि ये जो रोड है ये आटम से मिलकर बनी है। तो जिस जिस पॉइंट पे मैं इसको हीटअप करूंगा वहाँ पे जो एटम है वो हायर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। अब क्योंकि ये सॉलिड रोड है और सॉलिड मेटल है, इसमें एटम्स जो हैं वो बाउंड स्टेट में आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। तो बहुत इजी होता है एक एटम के लिए एनर्जी को ट्रांसफर करना साथ वाले एटम को। तो जब एक एटम वाइब्रेट करेगा तो ये अपनी कुछ एनर्जी साथ वाले एटम को ट्रांसफर करेगा। फिर सेकंड एटम थर्ड एटम को एनर्जी ट्रांसफर करेगा और इस तरह से ये एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करते जाएंगे। और बेसिकली वाइब्रेशन ट्रांसफर कर रहे हैं जिसको हम हीट पढ़ते हैं। बेसिकली हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए। इसको हम एक एग्जांपल बल्कि एक सिमुलेशन से हम इसको देखते हैं। बल्कि को पिक्चर सिमुलेशन शो हो रही होगी। एक बर्तन है और एक तरफ अगर आप राइट वाली डायग्राम देखें तो इसमें हैंडल जो है वो वुड का यूज़ किया हुआ है। प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो लेफ़्ट साइड पे जो फोटो है उसमें एक टोटली जो है ना वो मेटल है, मेटल का हैंडल बनाया हुआ है इन्होंने। अब होगा क्या है अगर मैं इसको गर्म करूं, हीट अप करूं? तो आप ऑब्जर्व करेंगे लेफ्ट साइड वाली जो फोटो है, डायग्राम है, इसमें आप ऑब्जर्व करें कि एटम जो है वाइब्रेट कर रहे हैं और वाइब्रेशन के साथ साथ अपना जो वाइब्रेशन है वो साथ वाले एटम्स को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। जिस वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है? लेफ्ट वाली साइड पे देखें 189 टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। फिर आगे भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, 25, 26, फिर आगे 10।
लेकिन जो राइट साइड पे जो डायग्राम है जिसमें वुड का हैंडल बनाया हुआ है, हम वुड यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, इसमें हीट फ्लो नहीं होती। तो आप देखें टेम्परेचर कंट्रोल है, कंट्रोल टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर लो होता है कि हम इजीली जो है ना वो इसको होल्ड कर सकते हैं। एक और सिमुलेशन ज़रा देखते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर नज़र आ रही होगी, ऊपर वाली जो रेड कलर की फिगर है इसमें एटम्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इनमें एटम्स जो हैं वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि जो जो ब्लू वाले एटम्स हैं इनका टेम्परेचर लो है। आप देखें ये लाइट वाइब्रेट कर रहे हैं, लाइटली वाइब्रेट कर रहे हैं, और साथ में इनका ग्राफ भी है। अब एक्सप्लेन मैंने क्या करना है कि जब मैं इन दोनों बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट में लेकर आऊँगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हीट फ्लो होगी। हीट फ्लो होगी, बेसिकली वाइब्रेशंस फ्लो होंगी। आप देखेंगे कि जो ऊपर वाले एटम्स हैं ये अपनी वाइब्रेशंस को किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं लोअर एटम की तरफ। और फिर आप ये भी देखेंगे कि ये जो लोअर एटम है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होता जाएगा, और हीट फ्लो होती जाएगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये तब तक होती रहेगी जब दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ये ज़रा ऑब्जर्व करें, और ग्राफ भी ज़रा ऑब्जर्व करें कि जो रेड वाली बॉडी थी जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 100 सेंटीग्रेड पे वो स्टार्ट हुई थी, और उसका टेम्परेचर जो है ना वो अब डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो हीट फ्लो कर रही है। और जो नीचे वाली जो डायग्राम थी जिसमें ब्लू एटम्स है उनका टेम्परेचर 0 सेल्सियस सेंटीग्रेड था, उनका टेम्परेचर राइज कर रहा है। और आप देखें कि अब ये दोनों ग्राफ में अगर आप देखें दोनों पॉइंट्स जो है ना वो काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। मीन्स इनका जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया। और ये देखें ज़रा कितना टेम्परेचर हो गया, 50 सेल्सियस सेंटीग्रेड। यहाँ पे इनका जो हीट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। यानी अब इसको जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल हो जाए और हीट फ्लो ना हो मज़ीद, तो इसको कहेंगे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कंडक्शन के बेटा कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। नो ट्रांसफ़र ऑफ अ मैटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस। सेकेंड पॉइंट इज ओनली एनर्जीज आर ट्रांसफर्ड। थर्ड ऑकर मेनली इन अ सॉलिड, सॉलिड में होते हैं ये। कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड्स में होता है, ये याद रखना है। पार्टिकल ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर अमीन पोजीशन। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एंड फॉर एग्जांपल ऑल मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। इसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन आप देखें, इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि एक चाय का कप है, गर्म है, उसमें मेटल का स्पून आप पुट कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेटल का स्पून है ये भी गर्म हो चुका होगा। क्यों? क्यों? कंडक्शन की वजह से। फिर इसके अलावा कुक फूड, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इलेक्ट्रिक आयरन भी कंडक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क करती है। फिर ये सॉलिड रिंग आयरन, ये जो डिवाइस है ये आप यूज़ करते हैं मेटल्स को मेल्ट करने के लिए। ये जो है ना वो इलेक्ट्रिशियंस के पास भी होता है, मैकेनिक्स के पास भी होता है, जिन लोगों ने मेटल्स को मेल्ट करना हो। तो होता क्या है कि ये जो टिप होती है इसकी, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जिस मेटल के साथ कांटेक्ट में आएगी ये उसको मेल्ट कर देगी। फिर आप ये देखें ज़रा, ये गैप्स भी रखे जाते हैं जब रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट इन रेलवे ट्रैक्स पे पड़ती है तो ये रेलवे ट्रैक गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपैंड हो जाते हैं। अब अगर तो ये गैप्स ना रखे जाएं तो एक्सपेंशन की वजह से ये जो ट्रैक्स हैं ये बेंड हो जाएंगे, क्योंकि इनको वो स्पेस ही नहीं मिलेगी जहाँ पे ये एक्सपैंड हो सके। तो हम इसीलिए इनको स्पेस दे देते हैं ताकि जितना एक्सपैंड हो जाए, लेकिन उस एक्सपेंशन की वजह से रेलवे ट्रैक पे कोई फ़र्क ना पड़े, रेलवे ट्रैक जो है वो ख़राब ना हो। तो आई होप कि ये कंडक्शन समझ आ गया। अब आते हैं कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन में भी हीट फ्लो होगी, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स भी फ्लो करेंगे, मॉलिक्यूल्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे। इसको कहेंगे कन्वेक्शन का प्रोसेस। कन्वेक्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है बेटा? ये होता है फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स में बेसिकली तो तीन कैटेगरीज आती हैं, सॉल लिक्विड आता है, गैसेस आती हैं, और प्लाज्मा भी आता है, लेकिन प्लाज्मा के साथ हम डील नहीं कर रहे। अब बेटा कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो हम इस एग्जांपल से समझते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। लाइक जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स को आप हीट अप करेंगे, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल बर्नर के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, जैसे कि ये जो मैंने ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, और ये मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो ये किधर जाएंगे? ये अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपर डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ वेपोरेट हो जाएंगे, कुछ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर ये दोबारा किधर जाएंगे? ये वॉल ऑफ द बीकर या वॉल ऑफ द कंटेनर की तरफ चले जाएंगे। अब
जब ये मालिक्यूल ऊपर गए थे तो इनकी जो स्पेस थी, इनकी जो जगह थी, इनको कवर करने के लिए कुछ और मालिक्यूल्स भी आ जाएंगे यहाँ पे। और ये कौन से वाले मालिक्यूल्स होंगे? जिनका टेम्परेचर कम होगा। फिर दोबारा से जब वो कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर वाले मालिक्यूल यहाँ पर आएंगे, उनका टेम्परेचर फिर ज़्यादा होगा, वो ऊपर चले जाएंगे, फिर उनकी जगह कवर करने के लिए मज़ीद कुछ मालिक्यूल आ जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। इसकी सिमुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको बेटा सिमुलेशन शो हो रही होगी। ये जो ब्लू कलर के जो मालिक्यूल्स हैं, ये वाटर मालिक्यूल्स हैं। तो आप ज़रा देखें, ये बर्नर मैंने ऑन कर दिया। इनकी मोशन को ज़रा ऑब्जर्व करें कि पहले बर्नर से बर्नर के जो क्लोज हैं मालिक्यूल्स, वो ऊपर जा रही हैं। फिर ऊपर जाने के बाद राइट साइड पे चले जाते हैं, राइट साइड से फिर डाउनवर्ड से दोबारा बर्नर की तरफ। तो इस तरह से ये पूरे बीकर के जितने भी मालिक्यूल्स हैं उनका सबका टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे। और इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है, कौन सा मेथड इन्वॉल्व हुआ है? कन्वेक्शन के अलावा आप देखें कि ये सी ब्रीज में भी यही कुछ होता है। आप देखें, जो सनलाइट पड़ती है ग्राउंड पे, ज़मीन पे, तो वहाँ पे एयर जो है वो हॉट हो जाती है। जो गर्म हवा होगी, हॉट एयर, वो हल्की होती है, उसकी डेंसिटी लो होती है। हल्की होने की वजह से वो ऊपर राइज करती है। और जो कूल्ड एयर होती है वो ज़रा हैवी होती है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो डाउनवर्ड मूव करती है। तो आप देखें, ग्राउंड सरफेस से हॉट एयर जो है वो अपर राइज करेंगी, और फिर ये किधर जाएंगी? फिर ये फ्लो करेंगी, ये सी की तरफ जाएंगी। ठीक है, सी पे जब जाएंगी इनका टेम्परेचर लो हो जाएगा, फिर ये दोबारा डाउनवर्ड हैवी हो जाएंगी ना। तो हैवी होने की वजह से ये दोबारा डाउनवर्ड मूव करेंगी, और फिर डाउनवर्ड से दोबारा फिर ग्राउंड की तरफ जाएंगी। तो इस तरह से ये एयर जो है ना वो फ्लो करती रहती है। और एक और एग्जांपल, हॉट एयर बलून। इसमें ये जो बर्नर लगा हुआ है, बर्नर का काम क्या होता है? बर्नर का काम होता है कि ये एयर को हॉट कर देता है, गर्म कर देता है। एयर गर्म होगी तो वो लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और वो हल्की हवा जो है वो ऊपर उठेगी। जब वो ऊपर उठेगी, क्योंकि ये बलून के अंदर होगी, तो ये बलून को भी अपने साथ लेके ऊपर चली जाएगी। तो हॉट एयर बलून की एग्जांपल है। फिर जो आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है, विंडोज़ और समटाइम अगर विंटर्स में अगर आप देखें तो एक जगह पे हीटर लगाया होता है आपने, और उस वो जो हीटर होगा वो एयर में मौजूद एयर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा होता है? हीट अप कर रहा होता है। आप ज़रा इसको इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल कि ये इसको आप इलेक्ट्रिक हीटर कंसिडर कर लें। तो ये हीटर क्या करेगा? ये वाट एयर मॉलिक्यूल जो है ना, एयर पार्टिकल्स, उनको हीट अप करेगा, जिससे एयर जो है ना यहाँ पे गर्म हो जाएगी। जब ये एयर गर्म होगी तो ये एयर पार्टिकल किधर जाएंगे? ये अपवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जब ये ऊपर चले जाएंगे और हॉट पार्टिकल्स, तो इनकी जगह को, इनकी स्पेस को कवर करने के लिए कौन आएंगे? फिर वो लो टेम्परेचर पार्टिकल्स आ जाएंगे। और फिर ये जो ऊपर गए थे ये विंडो की तरफ जाएंगे और उनकी जगह कवर करेंगे। तो इस तरह ये सर्कुलेट करते जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें कमरे का जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है। और चिमनी भी कन्वेक्शन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। तो देर देर आर लॉट ऑफ एग्जांपल जो कि आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी डेली लाइफ में। अब करते हैं बेटा थर्ड मेथड, जो कि है रेडिएशन का। रेडिएशन क्या होती है? ये बेटा लाइट्स होती हैं, जो आपने पार्ट वन में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर वेव्स वाले चैप्टर में, जिनमें इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स हैं, फिर लाइट्स हैं, विजिबल लाइट्स, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट। फिर इसके अलावा यूवी है, एक्सरे है, गामा रेज है, ये सारी की सारी रेडिएशंस हैं। और इन रेडिएशंस के थ्रू भी हीट फ्लो होती है, और वैक्यूम में होती है। ठीक है, अब इनके भी कुछ की पॉइंट्स हैं कि इनको फ्लो करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो मटेरियल रिक्वायर्ड। और फिर हीट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती हैं, आपको तो पता ही है, लाइट ट्रैवल करती हैं वैक्यूम के अंदर। फिर ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन है। फिर एमिटेड बाय ऑल बॉडीज, जितनी भी हॉट बॉडीज हैं उनमें से ये रेडिएशन निकलती हैं। हमारी बॉडी में से भी रेडिएशन निकल रही होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन जिन्हें आप कहते हैं। फिर इनकी जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, वो होती है 3 × 10⁻⁸ अब इसकी एग्जांपल में सन जो है वो मेजर सोर्स है। सन से हम हीट एनर्जी ले रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। फिर अगर आप वुड को बर्न करना स्टार्ट कर दें तो उनसे भी आपको रेडिएशन की फॉर्म में हीट एनर्जी मिलेगी। फिर थर्ड एग्जांपल में इलेक्ट्रिक हीटर है। इलेक्ट्रिक हीटर की एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं सोलर कुकर। एक ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें आप खाना गर्म कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं आप बाय यूजिंग रेडिएशंस।
कौन सी वाली रेडिएशन? जो सन से आ रही होती है। फिर स्पेस में आप काफ़ी स्टार्स देखेंगे जिनसे लाइट एमिट हो रही होती हैं, और वो लाइट के थ्रू हीट को फ्लो करवा रहे होते हैं स्पेस के अंदर। तो ये भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। आई होप कि ये तीनों मेथड जो है ना वो आपको समझ आ गए हैं। हीट को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके थ्रू आप दो बॉडीज़ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो बॉडीज़ के बारे में बता सकते हैं कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है और किसका टेम्परेचर कम है। आपने इतना तो ऑब्जर्व किया होगा ना, फॉर एग्जांपल के आपके भाई ने आपको एक कप दिया चाय का, और आपने उसको जैसे ही टच किया तो आपको पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है इसको। तो वो आपको कैसे पता चला? वो उसके टेम्परेचर से पता चल गया। लेकिन एक दूसरा पानी का गिलास है, तो पानी का गिलास आपने बहुत इजीली होल्ड कर लिया, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर लो है। तो आप दो बॉडीज हैं, दो, एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो आप उसको टच करके बता सकते हैं कि किस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या किस बॉडी का कम है। तो टेम्परेचर जस्ट आपको कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ द बॉडी इतनी इन्फॉर्मेशन देती है। करके तीन यूनिट्स आपने याद रखने हैं। सेल्सियस सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहीट है और केल्विन है। केल्विन जो है वो इसका एसआई यूनिट है। और डेली लाइफ में हम कौन सा ज़्यादा यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं? सेल्सियस सेंटीग्रेड यूज़ कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हमें बताता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ़्लो होगी। डेफिनेटली जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ से हीट ने फ़्लो करना है लो टेम्परेचर की तरफ। तो बाय ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर यू कैन टेल द डायरेक्शन ऑफ द हीट ऑफ फ्लो। आगे बेटा, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि थर्मोडायनेमिक चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो उनको चैप्टर में इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस तो नहीं किया हुआ, लेकिन ये वर्ड आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म्स जो हैं वो नज़र आएंगी आपको। तो सबसे पहली टर्म है सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं उसको आप सिस्टम कहेंगे। अ सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज़ अ सिलेक्टेड फॉर स्टडी और ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया बीकर के अंदर और वाटर को अब आपने स्टडी करना है, तो वाटर इस केस में क्या होगा? सिस्टम हो जाएगा। सेकंड, गैस इनसाइड द सिलेंडर। आपने गैस ली सिलेंडर के अंदर, गैस को अब आपने स्टडी करना है, तो गैस क्या है? सिस्टम है। फिर इसी तरह स्टीम इन अ प्रेशर कुकर, स्टीम क्या होगी? एक सिस्टम होगी। अब सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? थ्री पार्ट्स होते हैं सिस्टम के। नंबर वन, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम नाम से आइडिया हो रहा है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप मैटर को भी एक्सचेंज कर सकते हो और आप एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग वाटर इन अ ओपन पॉट। एक ओपन पॉट में आपने पानी लिया और आप उसको बॉईल कर रहे हैं, तो आप उस ओपन पॉट में हीट एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, एनर्जी निकाल भी सकते हैं, एनर्जी ऐड भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप मज़ीद मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मज़ीद आपका दिल करे और पानी डालने को पॉट में, तो आप मज़ीद पानी भी डाल सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। सेकंड सिस्टम है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप एनर्जी को तो एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन आप मैटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि गैस आपने ली है सिलेंडर के अंदर, और उस सिलेंडर, वो जो सिलेंडर होगा ना वो इनक्लोज सिलेंडर होगा, सील्ड होगा बाय पिस्टन। थर्ड सिस्टम है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ना तो आप मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही आप एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइडियल थर्मस। ये जो आइडियल थर्मस है इसमें जो भी आप हॉट वाटर ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। डेली लाइफ में भी तो हम यूज़ करते हैं ना थर्मस। तो ये इनकी एग्जांपल है। फिर आते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम पे। तो स्टेट ऑफ सिस्टम वो पैरामीटर्स हैं जिनको यूज़ करके आप सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, सिस्टम की स्टेट के बारे में बता सकते हैं, या सिस्टम की कंडीशन, उसकी जो हालत है, प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो बता सकते हैं। और ये स्टेट ऑफ सिस्टम कौन कौन से हैं? प्रेशर है, वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है। फिर आ जाते हैं सराउंडिंग पे। सिस्टम को छोड़कर जो कुछ भी होगा ना वो सराउंडिंग में आएगा। फॉर एग्जांपल ये वाटर आपने बीकर में लिया, वाटर सिस्टम है, वाटर को आप स्टडी कर रहे हैं, तो पानी को छोड़ के जो कुछ भी होगा ना, लाइक ये सिलेंडर है, बीकर है, एयर है, टेबल है, ये रूम है, ये सारा सराउंडिंग में आएगा। नेक्स्ट आते हैं बाउंड्री पे। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। ये वो बाउंड्री है, ये वो सरफेस है जो कि सिस्टम को सेपरेट करती है सराउंडिंग के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिलेंडर में गैस कंसिडर की है, गैस ली है, तो वो सिलेंडर की जो वॉल होंगी वो एज अ बाउंड्री
डील करेंगे आप उसको। अब आते हैं यूनिवर्स पे। सिस्टम और सराउंडिंग, इन दोनों का जो सम होगा वो यूनिवर्स होगा। तो आई होप कि ये टर्म्स भी आपको समझ आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो बेटा आपने पूछ लेना मुझसे कमेंट बॉक्स में। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं हाजिर हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और बेटा वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो ये शेयर किया करें, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। अब ये कुछ लाइंस हैं जो कि मैंने बुक से ली हैं, आपकी जो न्यू बुक है 12th क्लास की। तो ये कुछ लाइंस हैं लाइक थर्मल फिजिक्स डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट वर्क टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो हमें समझ आ गई ये लाइन। आगे चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मल फिजिक्स है इनके मैकेनिज्म को हम स्टडी करने के लिए लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। आपने एक सिस्टम की एनर्जी को चेंज किया। अब जब सिस्टम की एनर्जी चेंज होगी तो वो सराउंडिंग पे क्या करेगी, वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल कि आपने एक बीकर लिया, बीकर में पानी डाला और उसको एक लिड से क्लोज कर दिया। अब जब पानी को जब आप बॉईल करेंगे, बॉईल करने से क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो लिड है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ। अब हुआ क्या, पानी जो है वो सिस्टम है, आपने हीट एनर्जी दी, आपने सिस्टम की एनर्जी को चेंज किया। अब जब सिस्टम की एनर्जी चेंज होगी तो वो क्या करेगा, वो सराउंडिंग पे वर्क करेगा। मींस यहाँ पे पानी जो है वो वर्क कर रहा है, कहाँ पे, लिड पे कर रहा है। लिड क्या है, सराउंडिंग में है। फिर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टीम इंजन है बेटा। स्टीम इंजन में आप पानी को बॉईल करते थे, स्टीम बनती थी, स्टीम से वर्क होता। अब आगे चलते हैं बेटा। इस बुक में दो तरह के सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है, एक है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और एक है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कौन सा सिस्टम है, जिसमें एक से ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा एटम्स हों या बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों। जैसे कि ये लेफ़्ट साइड पे ये जो फिगर है जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैक्रो सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। ऑन द अदर हैंड राइट साइड पे जिसमें एक एटम होगा या एक मॉलिक्यूल होगा, इसको आप कहेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब जब आप मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो टेम्परेचर है और प्रेशर है। और माइक्रोस्कोपिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैक्रोस्कोपिक के जो एटम्स है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, क्या इनके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होगी? यस बेटा होंगे। लेकिन अगर मैं एक इंडिविजुअल एटम्स की काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम निकालूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो किसी एक इंडिविजुअल एटम को स्टडी करना बड़ा मुश्किल काम है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को कंसिडर कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फिर ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को यूज़ करके हम इन पार्टिकल्स या इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, एवरेज मोमेंटम निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। और यही काम हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। मैं आपको बस बताऊंगा कि किस तरह से टेम्परेचर रिलेट करेगा काइनेटिक एनर्जी के साथ, टेम्परेचर रिलेट करेगा कैसे एवरेज वेलोसिटी के साथ। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ आ रही हैं कि इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया जाता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मोशन इन अ मेटल्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूट्रॉन स्टार। ये स्पेस में आप चले जाते हैं जहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार में न्यूट्रॉन जब फ्लो करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे भी डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा बेटा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टेटिस्टिकल फिजिक्स यूज़ की जाती है, स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज़ की जाती है। स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एवरेज वैल्यू लेते हैं। वो सारा मैथमेटिक्स है, हम इसको भी देखेंगे। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा। और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़।